हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां कहीं भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, वहां पे आपको लूसेंट नामक पुस्तक जो है काफी काम आती है। तो हमने बिल्कुल शुरुआत से लूसेंट के पहले पेज से पढ़ना चालू किया है। मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से हम याद भी करते चल रहे हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले 6 लेक्चर और हो चुके हैं, तो आप वो जरूर देखें। और ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो वनडे हो, चाहे आपका कोई पीसीएस वाला एग्जाम हो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज याद करनी है। आप देखेंगे कि मैंने शुरुआत से जब हिस्ट्री हमने चालू की है, तो वहां पे मैंने आपको हिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इतिहास कितने भागों में डिवाइडेड है, जो मेंस वाला पोर्शन होता है, वो भी मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और बहुत लंबे टाइम तक आपको ये सारी चीजें याद भी रहे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो फिर आपको वो आंसर भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या चीजें देख चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारा इतिहास है, इतिहास को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्रोत, सोर्सेस। क्योंकि इतिहास के बारे में हमें पता चलता है किससे, हम खुदाई करते हैं, या तो खुदाई से हमें पता चलता है जो सामान वगैरह निकल रहा है उससे, या तो हमें पता चलता है जो हमारे यहाँ लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ लिखा हुआ अगर मिल रहा है। फिर मैंने बताया लिखा हुआ जो मिलता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो धार्मिक जो है ग्रंथ है कोई, तो धर्म से रिलेटेड हो गया, या तो गैर धार्मिक है। तो आपको 2 टाइप के मिलेंगे। इसमें भी एक वैरायटी आती है कि कुछ आपको देशी जो ग्रंथ हैं वो मिलेंगे, तो देशी सोर्सेस होते हैं जो आपके इंडिया से रिलेटेड, जो जितने भी आपके दरबारी कवि वगैरह नहीं है उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आपके ट्रेवलर्स आते रहते हैं बीच बीच में इंडिया घूमने के लिए, विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्रियों ने जो बुक्स लिखी हैं उसमें भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है और वहां से हमें भारत को जानने में आसानी होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपका जो लिखित साक्ष्य है वो कंप्लीट हो गया, और जो खुदाई पूरा तात्विक साक्ष्य है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे क्या चालू होता है, पाषाण काल चालू होता है। ठीक है, स्टोन एज के बारे में मैंने आपको बताया। लूसेंट में हम जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे ही पढ़ रहे हैं। फिर हमें क्या मिलता है, पाषाण काल मिलता है, तो हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपको अब क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या इसको सिंधु या सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। ये इतने नाम क्यों हैं, आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि जिसके मैक्सिमम जो आपको स्थल मिलेंगे, ये आपको जो मैक्सिमम इधर पे ये स्थल मिल रहा है, ये वाला जो है ये भारत का पोर्शन है। ये जो आपको मैक्सिमम स्थल मिल रहे हैं ये कहाँ पे मिल रहे हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, सहायक नदियां। तो हमने उसका नाम क्या दे दिया कि ये आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाएगी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली साइट जो हमने खुदाई की थी वो की थी आपकी हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो ये पता चला कि यहाँ से आपकी बहुत साल पहले हड़प्पा के टाइम पे क्या बहती थी, यहाँ पे बहती थी सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी के किनारे भी काफी सारे स्थल हमें अभी प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि अभी कंटिन्यू क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, तो अभी के रिसर्च के बाद हमें यह पता चला कि सिर्फ सिंधु घाटी जो है आपकी, सिंधु नदी की जो घाटी है वहां पे बस हमें नहीं मिले हैं स्थल, हमें सरस्वती नदी घाटी में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं। तो आज के टाइम पे बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे रिसर्चर ये बोलते हैं कि आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम देना चाहिए, तो आपको ये नाम भी मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल हैं, सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे स्थल हैं, इसलिए आपको ऐसा नाम मिला। हड़प्पा क्योंकि पहली बार हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फिर वहां पे आपको मिलेगा सबसे पहली लाइन, यहाँ पे क्या मिलेगी कि इसकी सर्वमान्य तिथि क्या है, 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक, मतलब हम यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, बीसी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में कहीं कुछ और मिलेगा, कोई अगर हिस्ट्री वाली आपको बुक मिलती है वहां पे आपको कुछ चीजें अलग मिलेंगी। तो याद रखिएगा, आपको ये कभी भी नहीं पूछेगा, ओवरऑल याद रखिएगा 2400-2300 के आसपास है, 1900-1700 के आसपास जो है वो आपका
माना जाता है 2400 से 1700 के बीच हड़प्पा सभ्यता की तिथि, कि इस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता भारत में रही होगी। लेकिन डेट क्योंकि हर जगह अलग अलग मिलती है, फिक्स नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा जो आपकी सभ्यता है, उसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया है। मतलब सबसे पहले जब आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है प्रारंभिक अवस्था में थी, तो एक आपकी प्रारंभिक अवस्था वाली है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है। एक है आपकी परिपक्व, परिपक्व मतलब यहाँ पे ये मैच्योर हड़प्पा सभ्यता है, जहां पे आपको बड़े बड़े नगर दिखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे। तो जब वो मैच्योर हम किस पीरियड को बोल रहे हैं, परिपक्व कब बोल रहे हैं, परिपक्व हम उस टाइम को बोल रहे हैं जब आपको बड़े बड़े नगर मिलेंगे। जैसे आज के टाइम पे आपको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े नगर मिलते हैं, सेम वैसे ही आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जब बड़े बड़े नगर मिलते हैं, जहां पे हमें हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं हैं, कि सड़कें समकोण पर काटती हैं, हमने बहुत सारे घर भवन देखे वहां पे, उसके अलावा अन्नागार है, स्नानागार है, ग्रेनरी हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, उसके अलावा जो आपके नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत परिपक्व तरीके से मिलता है, मैच्योर तरीके से मिलता है। तो जितनी भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, वो जब हमें प्राप्त होती हैं, हम उस टाइम को बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा काल। ठीक है, परिपक्व मतलब जब वो मैच्योर एज में था अपने, जब वो बिल्कुल मैच्योरिटी पे था, अपने परिपक्व समय में था। तो एक आपका परिपक्व हो जाता है परिपक्व हड़प्पा, ठीक है। और एक आपका आता है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा जैसे आप बोलते हैं मौर्योत्तर काल, फिर गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ पे उत्तर हड़प्पा मतलब जब आपका हड़प्पा धीरे धीरे पतन की ओर जाने लग जाता है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता को भी ये लिख तो दिया 2400 से 1700, इसको सही क्यों नहीं मानते हैं इतना ज्यादा, क्योंकि हमने अलग अलग फिर डिवाइड कर रखा है कि एक टाइम ऐसा था, प्रारंभिक अवस्था में था, जब छोटे छोटे नगर बन रहे थे। फिर एक आपका परिपक्व टाइम आता है, जब हमें बड़े बड़े नगर देखने को मिलते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे। फिर आता है धीरे धीरे जब वो पतन की ओर जाता है, तो फिर उत्तर हड़प्पा उस टाइम को बोलते हैं। तो ऐसे 3 भागों में डिवाइडेड है। ये चीज आपको लूसेंट में नहीं मिलेगी। मैं जो भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ जो लूसेंट में नहीं है, आप वहां पे पेन से या पेंसिल से जरूर ऐड करते चलें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए, जिससे याद करना आसान हो सके। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आती है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका क्या मतलब है? कांस्य युगीन मतलब हम यहाँ पे ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो हुआ है ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज में क्या क्या यूज होता है? तांबा और टिन का यूज होता है। तो सबसे पहली बात तो ये पता चला कि इन्हें तांबे का उपयोग पता था। इन्हें ये भी पता था हड़प्पा सभ्यता वासियों को कि तांबा और टिन मिलाने से आपका कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो ये चीज बताती है कि उनके पास केमिकल जो आपके सब्सटेंसेस थे उनसे रिलेटेड कितना नॉलेज था, है ना। सोचिए उस टाइम पे उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज किया। और आपको अभी ये दिखेगा, एक मैं फोटो भी दिखाऊंगी, उन्होंने ब्रॉन्ज से, कांसे से एक मूर्ति बनाई है बहुत ही सुंदर सी। तो बहुत ज्यादा यूज होता था ब्रॉन्ज का, इसलिए इस पूरी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब ब्रॉन्ज इंग्लिश में लिखेंगे और आपका कांस्य युगीन हो गया हिंदी में। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख निवासी थे, मतलब वहां पे जो लोग रहते थे, तो आपको लूसेंट में मिलेगा कि द्रविड़ प्रजाति के थे और भूमध्य सागरी थे। मतलब वहां पे हम अलग अलग रेसेस की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे आज आप देखेंगे कि जो आपके साउथ इंडियन पीपल हैं उनका थोड़ा सा अलग रूप रंग है, ढांचा अलग है शरीर का। ऐसे ही अगर आप भूमध्य सागरी मतलब मेडिटेरेनियन वाला जो है रेस, जैसे हम अपनी बात करें, उत्तर भारत में कुछ लोग आपको मिलेंगे, उसके अलावा मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर के आसपास जो लोग रहते हैं उनका जो रूप रंग है, जो उनका कद काठी है, वो बिल्कुल अलग है। तो इसको आपको रेसेस बोले जाते हैं। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता में द्रविड़ रेस भी मिलता है, आपको भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन रेस भी मिलता है, इसके साथ साथ मंगोलाइड भी मिलते हैं। मंगोलाइड कौन से हैं? जो आपके ये चीन वाले हैं, जिनकी आंखें थोड़ा सा छोटी होती हैं, कद थोड़ा छोटा होता है, जो आप बोलते हैं कि ये चीनी चीनी टाइप के, तो वो जो है वो मंगोलाइड रेस कहलाता है। अच्छा, ये भी जो है वो आपके मंगोलाइड भी थे हड़प्पा के टाइम पे, बस इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं था कि मंगोलाइड नहीं थे, ये आपके मंगोलाइड भी थे हड़प्पा के टाइम पे, लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहे तो ऐड
कर सकते हैं। मतलब आप ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कितने अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहती थी। तो ये भी दिखाता है कि वहां पे मतलब बहुत ही अच्छा सब प्रेम भाव से रह रहे थे, अलग अलग प्रजातियां सब साथ में रह रही थी। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं उसमें। इसको याद करना इतना ज्यादा ऐसे मतलब मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे एक भूमध्य सागर से रिलेटेड है, एक आपका द्रविड़ से रिलेटेड है और एक आपका मंगोल से रिलेटेड है ना। तो 3 चीजें हैं जो आपको याद करनी है जब हम बात करेंगे कि यहाँ निवासी प्रमुख कौन से पाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। फिर बात आती है यहाँ पे सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व में स्थित स्थल कौन कौन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें आपको 3 चीजें मेनली याद करनी होती हैं। पहला तो ये सबसे पश्चिम या पूर्व में कौन सा स्थल है, फिर वो कहाँ पे स्थित है, मतलब उसकी लोकेशन आपको बतानी है, और तीसरा वो किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की एक जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि ये नदियों के किनारे आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम साइट्स मिलेंगी। मैक्सिमम स्थल जो है किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे। और वो नदी के किनारे ही क्यों बसाते थे, क्योंकि इसको ये व्यापार में यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे। जैसे आज के टाइम पे आप मान लीजिए कि हम रोड का यूज करते हैं, गाड़ियां हमारे पास बहुत सारी हैं, तो उस टाइम पे नाव रही होंगी बहुत सारी, और लोग नदियों का उपयोग करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। नदियां कनेक्टेड रहती थी, इसलिए आप देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं उसके आसपास बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे नदियां, और उसके अलावा कृषि कार्य जैसे कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पानी चाहिए होगा, तो बहुत सारी चीजें थी। तो इसलिए आपकी जो मैक्सिमम साइट्स है, मैक्सिमम जो स्थल है किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो आपको याद करना है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि जो आपका मांडा है, याद रखिएगा मांडा जो है सबसे उत्तर में है ना। ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब कहीं पे भी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन ऊपर वाली हमेशा नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, इधर वाली ईस्ट और इधर वाली वेस्ट ही होती है। अब बात आती है कि जो नॉर्थ में है सबसे, वो क्या है आपका मांडा, कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद बात करें सुदका गेंडोर कहाँ पे मिलेगा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, तो दाश्क नदी के किनारे है। फिर बात करें साउथ की, साउथ में आपको मिलेगा दैमाबाद हमने ताम्रपाषाण संस्कृति में भी एक स्थल पढ़ा था। ठीक है, दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में स्थित है। फिर बात करें पूर्व की, पूर्व में सबसे पूर्व में जाता है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना है, तो इनको अलग अलग याद करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले इससे याद करिए सुदका गेंडोर, इसका सीधे सीधे आपको क्या समझ में आ रहा है, गेंडा वर्ड समझ में आ रहा है कि इसका गेंडा उठा सकते हैं। दाश्क का आप सीधे सीधे दास कर सकते हैं, है ना। तो गेंडे को दाश्क कहाँ बना रखा है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। और अगर आपको डिटेल याद रखना है तो उसमें भी बलूचिस्तान याद कर सकते हैं कि जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं वो गेंडे को दास बना के रखते हैं अपना, है ना। हड़प्पा के टाइम पे गेंडे को अपना दास बना के रखते थे। तो ये हो गया आपका सुदका गेंडोर, दाश्क नदी के किनारे। फिर बात आती है आपके गोदावरी दैमाबाद महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद करेंगे, जिसको याद है कि जब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो गोदावरी नदी है वहां पे, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। या फिर दैमा का आप कर सकते हैं दाईमा, और दाईमा क्या कर रही हैं, गोद में खिला रही है। ठीक है, गोद में खिलाती हैं। तो ये आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्योंकि सारी महिलाएं भी काम करने जा रही हैं, वर्किंग वुमेन है बहुत सारी, तो जो महिलाएं काम करने जाती हैं तो जो बच्चे हैं उनको कौन खिलाता है, उनको गोद में कौन लेता है, तो दाईमा, हमेशा दाईमा गोद में खिलाती हैं। कहाँ खिलाती हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी महिलाएं काम करने जाती हैं तो दाईमा गोद में खिलाती हैं। तो ये हो गया दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, फिर आता है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, आलमगीरपुर का तो आप आलम कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आलम ये हो रखा है, ठीक है, यूपी का आलम ये हो रखा है कि आपके योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, सबको हिंडन को आप कर सकते हैं हैंडल,
सबको अच्छे से हैंडल कर रखा है ना, कोई भी ज्यादा उचकता नहीं है। तो यहाँ पे यूपी में उत्तर प्रदेश में ऐसा आलम है कि सबको हैंडल करके रखा है वहां के सीएम ने। तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। फिर आता है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब। अब यहाँ पे चिनाब का आप नाव कर सकते हैं, नाव में बैठ के हम क्या कर रहे हैं, मांडा जा रहे हैं, ठीक है, मांडा जा रहे हैं, या आप इसका माँ भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में हम नाव में बैठ के मांडा घूमने जा रहे हैं, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैप भी ऐड कर रखा है, ये आपका मैप है, उसमें आप देखेंगे ये सबसे किनारे आपका आता है सुतका गिंडोर जो सबसे पश्चिम में है। इधर साइड आप देखेंगे यहाँ पे आलमगीरपुर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पूर्व में आपको मिलेगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर में जाएंगे सबसे ऊपर तो यहाँ मिलेगा मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। 4 ये साइट्स हो गई। इसके अलावा कुछ आपको और भी साइट्स याद रखनी है, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने मैप ये पीडीएफ में इसलिए भी ऐड कर दिया है कि आप कम से कम एक बार सभी स्थलों के नाम देखें, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नाम भी आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं आमरी, यहाँ पे चन्हूदड़ो, कोट दीजी, कोट देने की बात चल रही है। एक हो गया आपको चन्हूदड़ो, ठीक है। आपने मोहनजोदड़ो सुना है, आपने हड़प्पा सुना है, लेकिन आपने चन्हूदड़ो नहीं सुना या आपने कोट दीजी नहीं सुना। यहाँ पे एक आता है अलादीनो, आपने अलादीनो नहीं सुना। और वही ऑप्शन में पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो आपको कम से कम एक बार जरूर नाम पढ़ने हैं इनके, जिससे अगर इससे रिलेटेड स्थलों के नाम से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं हो। उसके अलावा जैसे हम यहाँ पे आपका ये है गनवेरी वाल, ये भी एक आपका क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल है। इसके अलावा आप हड़प्पा पढ़ते ही हैं, ठीक है, रोपड़ पढ़ते हैं, बनावली पढ़ते हैं, राखीगढ़ी अभी हम पढ़ेंगे ही, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे ही। इसके अलावा यहाँ पे आप लोथल पढ़ेंगे। इसके अलावा ये आपका है सुरकोतडा, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे नाम मिलेगा कुंतसी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। धौलावीरा अभी हम देखेंगे ही। तो जितने हम डिटेल में पढ़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपका एक कौन सा कुंतसी, ठीक है, कुंतसी एक कुंती टाइप का कुछ नाम है। एक आल्हा है, आल्हा जी के बारे में याद ही रहेगा आपको। एक कोट पहनने वाला नाम है, कोट दीजी हो गया। एक चन्हूदड़ो है, ठीक है, हूथड़ टाइप का नाम एक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे सुरकोतडा, ये अभी हम पढ़ेंगे ही। गनवेरीवाल एक गणेश जी से संबंधित कोई सा नाम है, गनवेरीवाल, ठीक है। और इसमें और नाम ठीक है आपको अभी पढ़ने ही है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने 4 अच्छे से नाम पढ़ लिए, कहाँ पे स्थित है ये पढ़ लिए, किस नदी के किनारे स्थित है ये पढ़ लिए। ऊपर चिनाब नदी है, नीचे गोदावरी है, इधर आपकी दाश्क है, इधर हिंडन नदी है, ठीक है। स्थल और उसकी नदी किस नदी के किनारे है जरूर याद रखिएगा जब आपका आएगा कि कहाँ पे कौन सा स्थल है, उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। फिर आता है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल जो हैं भारत में वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात से हुए हैं। आप मैप में भी देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो आपका मैप है ये आपको यहाँ पे ये गुजरात वाला इलाका हो गया। ये गुजरात में अभी बहुत सारे यहाँ पे स्थल बने नहीं हुए हैं, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे स्थल मिलेंगे। तो गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिलेंगे आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ मिलेंगे सबसे ज्यादा, गुजरात में। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पोर्ट कौन कौन सा था, तो एक आपका है लोथल, एक है सुरकोतडा। ये भी आप देखेंगे कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा लोथल, ठीक है, ये आपके ये इस वाले रीजन में मिलेगा लोथल। और ये जो कक्ष वाला रीजन है यहाँ पे आपको मिलेगा धौलावीरा और बीच में जाके, और ये मिलेगा आपको सुरकोतडा। आप देखेंगे 2 हमारे पास यहाँ पे बंदरगाह हैं जो लुसेंट में लिखे हुए हैं। पहला तो हो गया आपका कौन सा, लोथल, दूसरा हो गया सुरकोतडा। याद कैसे करेंगे, जब हम बंदरगाह की बात करेंगे, बंदरगाह मतलब पोर्ट की बात करेंगे, तो पोर्ट कहाँ पे मिलेगा, एक मिलेगा लोथल में, लो आ गए हम थल में, तो पोर्ट बना हुआ है, तो हम समुद्र में घूम रहे थे, लो आ गए थल में, लोथल में क्या बना हुआ है, बंदरगाह, पोर्ट। उसके अलावा
यहाँ मतलब एक तो आप लोथल याद रखेंगे, लोथल अभी हम इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। सुरकोतड़ा जरूर याद रखिएगा कि हम सुर मिलाते हैं, जब हम बंदरगाह पे बैठे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तो हम सुर ही मिलाने लग जाते हैं, गाना वगैरह गाने लग जाते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन आपको कहीं कहीं कालीबंगा भी मिलेगा, और शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, काले रंग की चूड़ियां। तो काली, वैसे भी काली लगा हुआ है तो काले रंग की चूड़ियों से रिलेटेड है, आप ऐसे समझ ही जाएंगे। यहाँ पे क्या मिला है सबसे इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कालीबंगा में जो हम काली चूड़ियां पहन के कहाँ जा रहे हैं, काली चूड़ियां पहनकर जुते हुए खेत में जा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे रिलेट करना है कि जुते हुए खेत में हम जाते हैं काली चूड़ियां पहनकर, तो कालीबंगा में आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ज्यादा ये आपको दिखाता है कि कैसे एग्रीकल्चर होती थी हड़प्पा के टाइम पे। उसके अलावा यहाँ पे नक्काशीदार ईंट मिलेंगे। आपको हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी डेकोरेटेड ईंटें नहीं मिलेंगी, नक्काशीदार ईंट नहीं मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी, सेम प्रपोर्शन की मिलेगी, लेकिन आपको सिंपल ईंटें मिलेंगी हर जगह। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां पे थोड़ा डेकोरेटेड ईंटें मिली हैं। तो याद रखिएगा डेकोरेट हम कहाँ कर रहे हैं। अब वैसे काली चूड़ियां हमने डेकोरेटेड पहन रखी है, नक्काशी वाली पहन रखी है, तो आप उससे कालीबंगा को रिलेट कर सकते हैं कि हमारी काली चूड़ियां डेकोरेटेड है, नक्काशीदार है। उसके अलावा काली चूड़ियां पहनकर हम जुते हुए खेत में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कालीबंगा को रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, इसको सिंधी भाषा में इसका क्या अर्थ है, मृतकों का टीला, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है, या मृतकों का टीला किस स्थल को कहते हैं। तो याद रखिएगा मोहन क्या है, मृतक के टीले में जाता है घूमने, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको विशाल अन्नागार और स्नानागार मिलेगा, मतलब ग्रेट ग्रीनरी भी मिलेगी और ग्रेट बाथ भी मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा बना हुआ था और इसमें बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई थी कि स्विमिंग पूल टाइप का छोटा सा, पानी नीचे नहीं रिसने पाए इसलिए जिप्सम वगैरह से सब पैक कर रखा था। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। और एक विशाल अन्नागार था, अन्नागार मतलब ग्रीनरी। हम बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ जब अधिकता में होगा कृषि, हमारे यहाँ चावल ज्यादा हो रहा है, गेहूं ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेव करेंगे, कहीं स्टोर करके रखेंगे। जैसे आज के टाइम पे हम अन्न भंडार बना के रखते हैं, सेम वैसा ही हड़प्पा के टाइम पे भी आपको अन्न भंडार मिलेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे स्थल हैं जहां से बड़े बड़े अन्नागार आपको मिली हैं, ग्रेनरी मिली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा हमें पशुपतिनाथ की जो है वो मूर्ति मिली है। अब पशुपतिनाथ आपको ये वाले मिलेंगे, ये आपकी जो मूर्ति है पशुपतिनाथ की, ये काफी ज्यादा फेमस है। ये दिखाती है कि उस टाइम पे भी शायद शिव भगवान की पूजा होती रही होगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको दिखाया गया है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अच्छी हमें मान लीजिए मूर्तियां वगैरह मिली हैं वो मोहनजोदड़ो में मिली हैं। तो आपको ये, अगर पशुपतिनाथ की मूर्ति आती है मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति आती है ना, डांसिंग गर्ल की मूर्ति आती है मोहनजोदड़ो, उसके अलावा पुरोहित प्रीस्ट की मूर्ति आती है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो जितने भी आपके अच्छी मूर्तियां मिली हैं, पशुपतिनाथ की हो गई और ये सारी चीजें सब आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलेंगी, ठीक है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति याद रखिएगा ब्रॉन्ज की बनी है। ये जो आपको नर्तकी की मूर्ति दिख रही है ये ब्रॉन्ज की बनी है, कांसे की बनी हुई है, ठीक है। फिर उसके अलावा पुरोहित की मूर्ति, तो ये आपको दिख रहा है पुरोहित, देखिए इसकी आंखें जो हैं, अब हमें कैसे पता चला कि जो मंगोल वाले हैं, मंगोल रेस वाले लोग हैं, वो भी रहते हैं मोहनजोदड़ो में, ये इस पत्थर से हमें पता चला, पत्थर की मूर्ति से। यहाँ पे आप आंखें देखेंगे तो काफी छोटी छोटी हैं, जो ये बताती हैं कि शायद ये आपके मंगोलाइड रेस का रहा होगा, है ना, चीन वगैरह साइड का रहा होगा। अब वो लोग यहाँ आके भारत में रह रहे थे हड़प्पा टाइम पे, वो भी है ना, आज से हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो तब वो लोग यहाँ रहते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने अलग अलग वैरायटी के लोग हड़प्पा में रहा करते थे। तो पुरोहित की ये मूर्ति हो गई, नर्तकी की मूर्ति कांसे की हो गई, ये आपकी पत्थर की है, ठीक है। उसके अलावा मानव कंकाल, जिससे नरसंहार का अंदेशा होता है, मोहनजोदड़ो में एक जगह पे मतलब कुछ कंकाल पड़े हुए हैं जिसमें कट्स वगैरह लगा हुआ है, जिसको देखकर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि शायद आर्यों ने हमला किया होगा और वो यहाँ पे मार के गए होंगे,
जो सिंधु घाटी के आपके पतन के कारणों में बताते हैं कि आर्यों का हमला हुआ था, जो कि सही नहीं है। लेकिन आपको कंकाल जरूर मिलेंगे, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। तो ये मानव कंकाल बहुत सारे मिले हैं आपको मोहनजोदड़ो में, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े भवन मिले हैं। जब हम बड़े बड़े भवनों की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो, मैंने बताया मोहनजोदड़ो आपका मेट्रो सिटी था। तो आज के टाइम पे दिल्ली या मुंबई को कंपेयर करना कि बड़े बड़े भवन मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। जल निकासी व्यवस्था, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था, आज के टाइम पे आप देखेंगे मुंबई में पानी भर जाता है, दिल्ली में पानी भर जाता है, लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता में इतने बड़े बड़े स्थल थे, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज थी, लेकिन उसमें पानी नहीं भरता था, क्योंकि जो आपकी नालियां होती थी, जल निकासी व्यवस्था थी, बहुत ही तगड़ी थी। और आज के टाइम पे भी लोग स्टडी करते हैं कि आज से 4000 साल पहले इतने ज्यादा समझदार और होशियार लोग कैसे होते थे। मतलब उन्हें कैसे पता था कि आपको जो हर एक घर से नालियां जो हैं वो कनेक्टेड होती थी, गंदा पानी शहर के बिल्कुल बाहर निकाला जाता था। तो ये सारी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपको पुरोहित की मूर्ति मिल रही है, नर्तकी की मिल रही है, पशुपतिनाथ की मिल रही है, और स्नानागार बहुत बड़ा मिल रहा है, अन्नागार मिल रहा है, कंकाल मिल रहे हैं, याद रखिएगा नर कंकाल हमें बहुत सारे मिले हैं, ठीक है, जिससे ये आपको कंकाल बहुत सारे मिले हैं, जिससे नरसंहार का पता वहां पे चलता है। उसके अलावा कालीबंगा मैंने बता ही दिया, काली चूड़ियां पहनकर हम जा रहे हैं जुते हुए खेत में। उसके अलावा हमारी जो काली चूड़ियां हैं वो कैसी हैं? नक्काशीदार है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका अग्निकुंड। अग्निकुंड जो है फायर अल्टर, कहाँ में मिला है? हमें लोथल और कालीबंगा में मिला है। जब हम काली चूड़ियां पहनेंगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा ना कि कुछ हम कांड करने जा रहे हैं काली चूड़ियां वगैरह पहन के, तो हम क्या करेंगे? अग्निकुंड में हवन वगैरह करेंगे। तो हमने काली चूड़ियां पहनी है, अग्निकुंड में हवन करेंगे। हवन कहाँ करेंगे? जब हम थल में आ जाएंगे। लोथल का आप थल बना सकते हैं, क्योंकि और कुछ समझ आएगा नहीं उसका। तो जब हम थल में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम यज्ञ करेंगे, अग्निकुंड बनाकर यज्ञ करेंगे, और उसमें काली चूड़ियां पहनना जरूरी है, काली चूड़ियां पहनकर ही करना है, ठीक है, तंत्र मंत्र सारे जो करने हैं। फिर आता है मनके बनाने का कारखाना। मनके क्या होता था? आभूषण टाइप का, आप मान लीजिए कि उसका आभूषण भी बहुत प्रिय थे हड़प्पा वासियों को। तो मनके बनाने के कारखाने, उसी को बोला है मनका। तो मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल और चनहूदड़ो में मिले हैं। अब देखिए, जब हम थल में आ जाते हैं तो लोगों को क्या लगने लगता है कि अब हम आभूषण वगैरह पहन के आराम से बैठेंगे। तो लोथल से रिलेटेड है आपका मनके बनाने का कारखाना। उसके अलावा चनहूदड़ो, चनहूदड़ो का मैंने आपको बताया कि आप हूथड़ टाइप का कुछ बना सकते हैं, है ना। चनहूदड़ो का बना सकते हैं हूथड़, हूथड़ टाइप का व्यक्ति है, तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। तो वो क्या करता है, मतलब आभूषण बना रहा है हूथड़ टाइप का व्यक्ति, ठीक है। और या फिर चनहूदड़ो का चंदू भी बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो यहाँ पे लोथर और चनहूदड़ो मन के बनाने का कारखाना वहां पे है, ठीक है, आभूषण थे आपके मन के। फिर यहाँ की लिपि क्या है? लिपि मतलब स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? वो है भाव चित्रात्मक, मतलब पिक्टोग्राफिक है। बहुत सारे आपको डायग्राम मिलेंगे, बहुत सारे मतलब चित्रों के टाइप से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि उस टाइम पे लिपि कैसी थी, जो कि आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो प्राक ऐतिहासिक पीरियड में आता है ना, ये मैंने आपको बताया ही था। तो कैसी है? भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? उसमें बहुत सारे चित्र बने होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जब हम लिखते हैं तो चित्र बनाते हैं, बहुत सारे चित्र लिख लिख के ही समझाते हैं, बताते हैं। तो ये हो गई आपकी भाव चित्रात्मक। फिर आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन जो है वो ग्रिड पद्धति में था। इसका क्या मतलब है कि पूरा का पूरा जो आपका नगर था उसमें आपकी पूरी जो रोड्स वगैरह थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी? 90 डिग्री पे। अगर आपको किसी भी जगह का बहुत अच्छे से उपयोग करना हो तो हमेशा वो कब हो पाएगा? जब आपकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटेंगी। तो ये जो बीच वाला इलाका बचेगा इसका उपयोग आप अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए यहीं पे अगर हमने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रोड बना दी, कैसे भी बना दी, तो बचा हुआ जो इलाका है आपको भी पता है अच्छे से उपयोग हो नहीं पाएगा। तो इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इतना ज्यादा दिमाग लगा के पूरी हड़प्पा सभ्यता के स्थल बनाए गए थे कि वहां पे जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहाँ पे फिर आपके बने होते थे घर, ठीक है। इसी प्रणाली को हमने बोला है ग्रिड पद्धति। ऐसे ग्रिड बने होते थे।
ठीक है। और यहीं पे क्या होता था, यहीं पे आपका जल निकासी व्यवस्था रोड के किनारे किनारे बना दी जाती थी, हर घर से कनेक्ट करके। तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही थी हड़प्पा में। फिर प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ गेहूं और जौ दो प्रमुख फसल थी। ऐसे क्वेश्चन आते तो है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, लेकिन कभी कभी एमपीपीएससी में एक बार पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में मेनली किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो सेम ऐसे ही प्रमुख फसल भी पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत दिमाग में रह के, गेहूं मतलब रोटी उनको पसंद था, तो गेहूं और जौ की क्या खाते थे वो, आप रोटी खाते थे। हड़प्पा सभ्यता वाले गेहूं और जौ को मिला के रोटी बनाते थे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर चावल, चावल के साक्ष्य आपके हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, लोथल और रंगपुर में। तो याद रखिएगा जब हम रंग लगाते हैं, है ना, रंगपुर, और यहाँ पे हो गया लोथल, लोथल कहाँ बनाते हैं, थल, थल में आने के बाद हमें क्या मिले, चावल, काफी रंग रंग के चावल मिलते हैं। ठीक है, लोथल को चाहे तो आप अलग से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अग्निकुंड मिला है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अग्निकुंड मिला है, उसके बाद मन के बनाने का, आभूषण बनाने का कारखाना मिला है, उसके अलावा चावल के साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा ये क्या है, एक बंदरगाह है, पोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो ये फोटो देख रहे हैं कि कैसे इस नदी को यहाँ से मोड़कर इसका पानी यहाँ तक लाया गया है, जिससे आपकी नाव जो है वो यहाँ पे अच्छे से आ पाए। ये यहाँ पे, क्योंकि सीधे तो ऐसा है नहीं कि नदियों से आपका क्या आ जाएगा, शहर बना दिया जाएगा। तो लोथल जो है वो ऐसे बनाया गया था कि उसको नदियों का पानी जो है वो अंदर तक ऐसे लाया गया था अलग से, जिसकी वजह से आपकी नाव वगैरह जो है वो अंदर तक आसानी से आ पाए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉकयार्ड, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा। तो विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है वो हमें लोथल में मिला है। बंदरगाह था, लेकिन पानी की व्यवस्था इतनी अच्छे से अंदर तक कर रखी थी जिससे जो आपके नाव वगैरह है वो बिल्कुल अंदर तक आ पाए ऐसे घुमा के। तो इसलिए बहुत पुराना, सबसे विश्व का पुराना डॉकयार्ड है गोदीवाड़ा। कहाँ मिला है, लोथल में। तो लोथल में अग्निकुंड मिला है ना, यहाँ पे हमने अग्निकुंड में कुछ कुछ चढ़ाया था, काली चूड़ियां भी पहन रखी थी साथ में। फिर मन के बनाने का लोथल में है। उसके अलावा यहाँ पे फिर हमने किसकी बात करी, चावल की। चावल भी हमें कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा चावल, डॉकयार्ड कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। ये पॉइंट नहीं लिखा होगा तो आप लिख लीजिएगा लूसेंट में। उसके अलावा घोड़े के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य भी हमें लोथल में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं और सुरकोतडा में मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लोथल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोथल में बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो काली चूड़ियां जो हैं वो घोड़े में बैठ के आराम से घूमती है, लोथल वाले सारे आराम से घूमते हैं घोड़े में बैठ के। और ये जो सुर लगाते हैं, सुर लगाने वाले भी घोड़े में आराम से बैठ के घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घोड़े के हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। फिर माप तौल की इकाई, माप तौल की इकाई मतलब जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे कि हम चाहे तो चेन्नई चले जाएं, ठीक है, चाहे उत्तर में अगर जाना चाहें तो यहाँ पे हम मान लीजिए शिमला चले जाएं। ठीक है, शिमला चले जाएं। यहाँ जो 1 किलो वाला आपका वाट होगा, जो आपका बाट है 1 किलो वाला होगा, शिमला में भी 1 किलो बाट वाला जो है वेट बराबर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वाला जो 1 किलो है दिखाने के लिए 1 किलो है, लेकिन उसका जो वेट है, वजन है, वो कम हो, और शिमला में जो 1 किलो वाला वेट है उसका वजन ज्यादा हो। आपको पता है बराबर होगा दोनों का, है ना। क्यों, क्योंकि शिमला वाले अगर कुछ बेचने आ रहे हैं साउथ में, वो आराम से बेच पाए, उनको पता रहे कि भाई 1 किलो में इतना ही जाएगा, है ना। तो हम 100 किलो सामान लेकर जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, व्यापार बहुत सुगम होता है अगर आपके यहाँ सेम माप तौल की इकाई चल रही होती है। अगर मान लीजिए यहाँ का आधा किलो जो है यहाँ 1 किलो हो जाए तो इन्हें तो शिमला में फायदा हो जाएगा, लेकिन शिमला वालों को चेन्नई में नुकसान हो जाएगा। वो 1 किलो लेकर जाएंगे, मिलेगा आधा किलो का पैसा। तो इसलिए हड़प्पा में आप देखेंगे कि इतने बड़े साइट में आप देख रहे हैं, इतनी दूर तक फैला हुआ है, भारत के इस पार्ट से लेके पाकिस्तान का ये पूरा भाग और ऊपर तक, इतने भाग में हमारा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। और आपकी जो माप तौल की इकाई थी वो सब जगह सेम थी, 16 के अनुपात में। ठीक है, जिससे बहुत आसानी तरीके से व्यापार हो सके, व्यापार सुगमता के लिए ये सारी चीजें रखी गई थी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था हड़प्पा सभ्यता में वो था व्यापार, इंटरनल भी, आंतरिक जो व्यापार हो रहा था, और एक्सटर्नल भी, जो बाह्य व्यापार हो रहा था मेसोपोटामिया वगैरह से।
फिर मेसोपोटामिया में हमें क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें एक शब्द आता है मेहुला, और इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मेहुला शब्द है वो हड़प्पा के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, मेहुला जो हमारी मेहू है वो हड़प्पा सभ्यता में निवास करती थी। ठीक है, तो हमारी मेहू जो है वो हड़प्पा सभ्यता में निवास करती थी और कभी कभी मेसोपोटामिया भी घूमने जाया करती थी। या अगर मेसोपोटामिया बहुत बड़ा शब्द लगता है तो आपको ये मेसोपोटामिया का आप मियाँ भी कर सकते हैं ना, कि मियाँ के यहाँ घूमने जाया करती थी, या मेसो से आप मौसी भी कर सकते हैं कि मौसी के यहाँ घूमने जाया करती थी, जो भी चाहे। हमारी जो ये क्या है, आपकी मेहू है, मेहू अपनी मौसी के यहाँ जाया करती थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे। उसके अलावा 16 याद रखिएगा, माप तौल की इकाई 16 है, 16 के अनुपात में। ठीक है, तो माप तौल की इकाई 16 है। घोड़े के साक्ष्य, घोड़े में बैठ के हम लोथल में घूम रहे हैं, कालीबंगा में घूम रहे हैं और सुर मिला रहे हैं आराम से बैठ के। ठीक है, तो सुरकोटडा, कालीबंगा और लोथल। चावल याद रखिएगा, चावल के साक्ष्य आपको मिले हैं रंगपुर में और लोथल में, हर जगह नहीं मिले हैं। तो लोथल में चावल मिला है, रंगपुर में मतलब कलर बहुत रंग रंग के चावल मिले हैं हमें कहाँ पे, लोथल में। उसके अलावा प्रमुख फसल गेहूं और जौ, तो हम गेहूं और जौ की रोटी बनाकर खाते थे हड़प्पा के टाइम पे। ठीक है, फिर नगर नियोजन ग्रिड पद्धति बता ही दिया। जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। ठीक है, याद रखना है जो हड़प्पा की लिपि है उसमें बहुत सारे हम चित्र बनाते थे। ठीक है, फिर हो गया मनके बनाने का कारखाना, तो मनके कहाँ बना रहे हैं, एक तो आपका लोथल है। ठीक है, उसके अलावा आपका है चनहूदड़ो। ठीक है, हूथड़ जो है वो मनके बनाता था। अग्निकुंड, अग्नि काली चूड़ियां पहन के जा रहे हैं लोथल में, तो लोथल और कालीबंगा। ये जितना भी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं आए जब आप बाद में उसको रिवाइज करें। ये 4 ऑप्शन देख के आपको ये ना लगे कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे 2-2 ऑप्शन हर जगह दिए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग भी है। लोथल में आपको डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी मिलेगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आपका इसमें आया था ATC में आया था, AAI में, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पे खंबात की खाड़ी गुजरात के तटीय मैदान में स्थित है। यह राजस्थान के घग्गर नदी के सूखे तल पर स्थित है। यह पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है, या सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और आपको मैंने अभी बताया कि लोथल कहाँ पे है। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा, ये आपका है काठियावाड़ वाला इलाका, ये वाला आपका जो है ये कच्छ वाला इलाका, और ये है आपकी खंबात की खाड़ी, और वहीं पे आपको मिलेगा लोथल। तो इसलिए लोकेशन जो है, मैप मैंने इसलिए भी ऐड किया है जिससे लोकेशन आप मैप से याद करें। मैप से याद करेंगे लोकेशन तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगी। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ पे मिलेगा, खंबात की खाड़ी गुजरात के तटीय मैदान में। ठीक है, ये हो गया आपका लोथल। लोथल में हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, डॉकयार्ड हो गया, आपका चावल हो गया, अग्निकुंड हो गया, हर एक चीज याद रखिएगा। फिर हो गया निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, बिहार STET में आया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो हमने 2 पढ़े हैं, उनमें से एक था आपका लोथल, याद रखिएगा। लोथल से रिलेटेड जो आपके फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो वाले जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके लूसेंट में वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, लेकिन लूसेंट में मेन चीजें दी हुई हैं, तो वो सब आपको याद करनी है, सारी इंपॉर्टेंट है। फिर है हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, ये आपका WCS में आया है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर या मोहनजोदड़ो। तो मैंने आपको बताया कि लोथल में अलग अलग रंग के चावल मिले हैं, तो अगर लोथल ऑप्शन में होता तो लोथल सही होता। यहाँ पे है रंगपुर ऑप्शन में, तो रंगपुर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई हैं। ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, ये भी याद रखिएगा, है ना। टेलीग्राम पे मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी ही मैं उसको अपडेट कर दूंगी। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट, कॉल, मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितनी चीजें हम पढ़ते आए हैं रिवाइज करते रहिएगा, एक दिन बीच में टेस्ट भी रख लेंगे। कोई भी डाउट है कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।